जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी 2024 पेपर को अगर आप पास करना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका 100% चांस हो जाता है आपके सिलेक्शन का। तो अगर आप वाकई में इस बार चाहते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के पेपर में जो आपका जनवरी महीने में शुरू होगा साथियों, जनवरी 2025 में, उसमें आप अगर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये 100% आपको क्लास देखना होगी, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगी। क्योंकि इसमें मैंने 20 सवाल लिए हैं सबसे पहले हिंदी के, उसके बाद 20 सवाल लिए हैं सामान्य ज्ञान के जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों, रण क्षेत्र में अगर आप कूद पड़े हैं तो इस रण क्षेत्र को जीतने की पूरी कोशिश करिए और अंत तक लड़िए, यानी कि इस मॉडल पेपर के मैथ रीजनिंग तक के सभी कॉन्सेप्ट को देखिए, उसको समझिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर आपका साथियों कुछ नहीं आएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हिंदी के 20 सवाल साथियों लिए हैं, कम से कम आपका टारगेट रोज रहना चाहिए वो 20 में से 15 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। हिंदी की अगर बात करें, देखिए मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताने, यानी कि टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है बहाना करना नहीं, हिचकना नहीं, साफ इनकार कर देना। कहते नहीं भाई टका सा जवाब दे दिया उसने तो, यानी कि उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन करना नहीं साथियों, अवसर का फायदा उठाना ही बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है। साथियों, मैंने आपके लिए पता टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए, जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए यहां पर आपके लिए मुहावरे से संबंधित। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं पर्यायवाची से संबंधित 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, विलोम शब्द से संबंधित 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, वाक्यांश से संबंधित 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे साथियों मैंने यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है पूरे 20, यानी कि सभी टॉपिक को टच करते हुए साथियों ये क्लास निकलेगी। देखिए बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को अगर एक शब्द में आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप निस्वार्थ बताएंगे। निस्वार्थ उसे कहा जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। उसके बाद देखिए वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कि गलत है। देखिए लाभ पाने की इच्छा क्या लिप्सा कहलाई जाती है? मैं कहूंगा हाँ। जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या अजय कहा जाता है? मैं कहूंगा हाँ। नाप तौलकर खर्च करने वाले को क्या मितभाषी कहा जाता है? साथियों मैं कहूंगा नहीं। 7 दिन का समूह क्या सप्ताह कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों हाँ। तो यहां पर आपका पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन गलत की अगर बात करते हैं, गलत कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला अशुद्ध है, गलत है। क्योंकि मितभाषी नहीं साथियों उसको कहा जाता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहा, यानी कि जो नाप तौलकर खर्च करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सार्थक उपयुक्त विकल्प को आपको चुने, यानी कि आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, यानी कि जो गिना ना जा सके उसको एक शब्द में साथियों आपको बताने। क्या उसको क्या कहेंगे साथियों? गणनीय कहेंगे। गणनीय तो नहीं कह सकते, असंख्य भी नहीं कह सकते, हाँ अनगिनत जरूर कह सकते हैं, यानी कि जो गिना ना जा सके उसको अनगिनत कहा जाएगा। आंसर आपका जिनका भी सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अब साथियों आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को साथियों जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी साथियों आपके पास समय है। आप अभी अपना होश संभाल लीजिए, क्योंकि आप अगर वाकई में चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, क्योंकि समय आपके पास भरपूर है, और इस भरपूर समय में क्या आपको पढ़ाना है, कैसे आपको पढ़ाना है साथियों, किस समय क्या चीज आपको पढ़ाना है, ये मैं बखूब अच्छे से जानता हूं। तो साथियों मैं आपको डेली एक पेपर दूंगा एसएससी जीडी 2025 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पेपर होगा। उस पेपर को अगर आप साथियों शुरू से लेकर अंत तक देते हैं, अपनी परीक्षा तक देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई एग्जामिनर बैठ जाए आपकी परीक्षा बनाने के लिए। कोई भी एग्जामिनर जितना कठिन से कठिन परीक्षा बनाना है बना ले साथियों। अगर आप टारगेट सिलेक्शन के स्टूडेंट हो और बरसाती मेंढक नहीं, आप शुरू से अंत तक लड़ने वाले स्टूडेंट हो, तो मेरा मानना है उस एग्जामिनर का बनाया हुआ पर्चा आप बहुत बुरी तरीके से साथियों एक तरीके से क्रैक करोगे, यानी कि लगभग साथियों 90% से ऊपर आप उस प्रश्न पत्र को बहुत शानदार तरीके से हल कर दोगे, बहुत शानदार तरीके से, और आप टॉप रैंकर्स की श्रेणी में आएंगे अगर आप अभी से तैयारी को शुरू करते हैं और अंत तक तैयारी करते रहते हैं टारगेट सिलेक्शन से, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो आपको कौन सा शब्द साथियों गलत लग रहा है? देखिए यहां पर अगर बात करें ना, अतिथि सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ, अंधकार भी सही लिखा हुआ, लेकिन उज्जवल साथियों ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। मैं कैसे बताता हूं साथियों, 2 बार जा आता है और दोनों बार साथियों आधा आधा जा आता है। तो यहां पर साथियों आधा जा बनेगा, क्या बनेगा? आधा जा बनेगा। यहां पर आपका आधा जा बन जाएगा और ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा उज्जवल। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है मुझे बताइए? अभिनेट की, अभिनेता तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं साथियों। अभिनेता कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर सी में है, तो जिनका आंसर यहां पर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो मैं कहूंगा लालसा नहीं होता, लालसा होता है। शोणित कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बहुत तेजी के साथ आपको उत्तर बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 20 सवाल आएंगे हिंदी के, उनको आपको 5 से 6 मिनट में निपटाना है। क्योंकि जब आप हिंदी के 5 से 6 मिनट में सभी प्रश्नों को निपटाओगे तो माना जा सकता है कि समय आपके पास भरपूर होगा। और अगर समय आपके पास भरपूर है तो 100% आप रीजनिंग करके आओगे, 100% आप मैथ करके आओगे। लेकिन अगर आप शुरू का ही समय हिंदी में पूरा व्यर्थ कर देंगे 10, 12, 15 मिनट, तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत पड़ेगी। रीजनिंग को घबराहट आपके पास हो जाएगी कि अरे भाई अब तो इतना कम समय बचा है, कैसे रीजनिंग के सभी सवाल करेंगे, कैसे करेंगे मैथ के सवाल। तो आपको हिंदी को बहुत सुपर फास्ट तरीके से क्रैक करना है, उड़ाना है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा है। देखिए अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए आविष्कार ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है आविष्कार? कैसे लिखा जाता है? जैसे साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है आविष्कार। अगला सवाल देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तात्कालिक, ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए शुद्ध वाक्य बताइए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, इसमें दिक्कत है। इस समय सर्दी है, सर्दी गलत लिखा इसलिए कोट पहन लो, गलत है। दोष तुम्हारा है, ये भी गलत है साथियों। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये वाक्य बिल्कुल सही, यानी कि इसमें कोई दिक्कत, कोई अशुद्धि नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का साथियों आपको चयन करना है। यहां पर अगर बात करें, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ये शुद्ध वाक्य है। या खुदा की कसम गजब हो गई, गलत है। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, गलत है। यहां के हवा पानी बहुत खराब है, गलत है। मैं कहूंगा जो आपका शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बताइए। देखिए अशुद्ध वाक्य की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, अशुद्ध वाक्य अगर बात करें, उन्होंने अफवाह फैलाई, ये तो सही लग रहा है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी ने बुलाया है, ऐसे तो हो सकता था। मुझे मत मारो, ये भी सही है। बुराई से बचो, ये भी सही है। मैं कहूंगा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका राइट आंसर है। इतना आलस्यता ठीक नहीं होगा, इतना आलस्यता ठीक नहीं है। इस वाक्य का शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है बताइए। देखिए इतना आलस्यता थोड़ी ना होता है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये होगा, ये भी गलत है। देखिए ऐसे और ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, और इतनी आलस्य ठीक नहीं है, ठीक, ये भी गलत है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए साथियों, अब आपको खाली जगह में शब्द भरना है। देखिए जैसा आपका पेपर आता है, पिछली साल, यानी कि पिछले साल तो नहीं कह सकते, इस साल ही पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, तो जैसा इस बार आपका पेपर पूछा गया था डिक्टो वही पैटर्न, उसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस पर आधारित ये क्लास आप लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए वैद्य जी अब डॉट 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 देखकर इलाज करते, क्या देखकर इलाज करते? नारी देखकर इलाज करते नहीं, नाड़ी देखकर, नीर देखकर, नीर देखकर। देखिए नाड़ी होना चाहिए, नाड़ी है साथियों, यानी कि वैद्य जी जो है ना, ये नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, अनुसंधान। अब यहां पर आपको बताना, अनुसंधान की अगर बात करते हैं, अनुसंधान किसे कहा जाता है? द्वारा। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है नहीं, खोज का अनर्थ ये भी नहीं, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब
जवाब है। अगला सवाल देखिए, शाम मीरा ने खिलौना लाया, यह गलत हो जाएगा। शाम मीरा का खिलौना लाया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शाम मीरा के लिए खिलौने लाया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दिवाकर का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो दिवाकर का पर्यायवाची शशि अब्ज नयन नहीं होता है, क्या होता है साथियों? सूर्य होता है, सूर्य होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल का पर्यायवाची? देखिए जल की पर्यायवाची की अगर बात करें, अम्बुधि कहते नहीं, नीरज भी नहीं, वारिज भी नहीं साथियों, नीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल को नीर कहा जाता है। आंसर जिनका भी डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। अगर बात करें, गंगा को सुरसरिता कहते बिल्कुल, गंगा को देवपगा कहते बिल्कुल, गंगा को विष्णुपदी कहते बिल्कुल, लेकिन हंसजा नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब आपके यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो डायरेक्ट आपके साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर अगर बात करें, लगभग 20 सवाल साथियों यहां पर जीएस के आपके सामने, और इसमें आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 11 से 12 प्रश्नों का होना चाहिए। यानी कि इन 20 सवालों में से जीएस के 11 से 12 सवाल आपको बिल्कुल ठीक करना है। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो अगर आपका जवाब नई दिल्ली है तो मैं कहूंगा बिल्कुल भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ही है। उसके बाद देखिए, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो अगर आपका ये वाला सवाल आपके रियल एग्जाम में आ जाए तो बीकानेर आपको बताने, क्योंकि ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर में ही स्थित है। अगले नंबर का सवाल है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? देखिए सबसे पहले उपदेश नहीं पूछा गया है, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं? तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है कि पाल वंश की राजधानी मुझे बता दीजिए। देखिए पाल वंश की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों, तो मुद्दगिरी कह लो या मुंगेर कह लो, ये पाल वंश की राजधानी है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है, बताइए। तो लिंगराज मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है मंदिर? ये भुवनेश्वर में है। क्या लिंगराज मंदिर कहां पर है साथियों? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सात से सेन वंश और सात से सामंत सेन, यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह? बुध ग्रह। आंसर जिनका भी ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए साथियों किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, मुझे बताइए। तो किस ग्रह की बात चल रही है साथियों? बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। आप लोग को मालूम होना चाहिए बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी होता है और इस पर सफेद धारियां होती हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो किस ग्रह का नाम साथियों? शुक्र ग्रह की अगर बात करते हैं ना, शुक्र ग्रह का नाम साथियों रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किस पर्वत की बात चल रही है साथियों? माउंट कोटोपैक्सी। आप लोग ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है साथियों वो कोटोपैक्सी ही है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो मैं कहूंगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। यानी कि जो 22 भाषाएं हैं साथियों, इनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये बात की अगर बात करिए किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई, मुझे बताइए। तो
तो अगर बात करते हैं साथियों, जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना, इस संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये ग्लूकोज से ही होती है, ठीक है ना। इसलिए ग्लूकोज भी हमें साथियों समय समय पर पीते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति के शरीर में तो कौन सा साथियों रोग हो जाता है, तो साथियों क्वाशीरियोर हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो ये समझ लीजिए क्वाशीरियोर रोग हो सकता है। अब देखिए कहीं ये हर जगह अगर बात करें ना, मैंने देखा है साथियों कहीं कहीं पर क्वाशीरियोर लिखा होता है, कहीं पर क्या लिखा हुआ, मतलब कुल मिला के ये ऑप्शन अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा अगर चेंज करके भी नाम आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तो आप गलत करके नहीं आओगे, आप सही करके आओगे। उसके बाद देखिए साथियों, किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है, तो 5 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे साथियों करंट अफेयर के। देखिए जेपी नड्डा साहब की अगर बात करें तो साथियों इन्होंने ही नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। चलिए, किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो साथियों मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है साथियों, हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में, ये तो रिपीट हो गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है, हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर मलेशिया की, तो मलेशिया देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं, ये बात भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो ये श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपने अभी देखे हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, अब आप लोग देखेंगे साथियों यहां पर रीजनिंग के सवाल। तो पहला सवाल है कि शब्दों के समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। देखिए अगर मक्का और चावल और भोजन की बात करें तो मान लीजिए साथियों भोजन आपका ये हो जाएगा, और इस भोजन के अंतर्गत ही साथियों मक्का भी आएगा और चावल भी आएगा। आपको ये वाली बताने कि इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। चमेली फूल अंडों की अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए तो मान लीजिए साथियों क्या हो जाएगी, आपका फूल हो जाएगा, और फूल के अंदर साथियों चमेली है, क्योंकि चमेली एक फूल है, और अंडा ये आपका अलग हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा आरेख ही बना है ये वाला, यानी कि इस आरेख का संबंध जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी से होगा। जब हम बात करते हैं सी वाले की, तो देखिए भाई अगर यहां पर बात करें द्रव है, ठीक है ना, क्या है साथियों द्रव है, तो मान लीजिए द्रव ये हो गया, और द्रव ही एक तरीके से यानी कि पानी भी इसके अंदर आ जाएगा और रस भी इसके अंदर आ जाएगा। गुलाब की अगर बात करें तो मान लीजिए गुलाब है, कुमुदिनी भी एक गुलाब है, फूल भी एक गुलाब है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया है, ठीक है ना, यानी कि देखिए इसके लिए जो आरेख बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और इसके लिए जो आरेख बन रहा है वो भी ये वाला बन रहा है, और इसके लिए जो बन रहा है साथियों वो ये वाला बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के लिए जो आरेख बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद है। देखिए अब यहां पर साथियों क्या ये एक पासा बन सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल एक पासा बन सकता है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता कि आई का विपरीत क्या होगा, तो आई का विपरीत पता क्या होता, एक छोड़ो ये, ठीक है ना, अरे भाई आई का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी कि आई का विपरीत एस हो जाएगा, आई का विपरीत एस हो जाएगा। क्यू का विपरीत अगर पूछता तो साथियों यू बताते, क्यू का विपरीत पूछता तो साथियों यू बताते, क्यू का यू लिखना चाहिए, एस क्यू लिख दिया, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और पता आई पी का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि आर का विपरीत प्यू, यू का विपरीत क्यू, एस का विपरीत आई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही है, क्या एस और आर विपरीत पर है, एस और आर विपरीत पर नहीं है, एस और आई विपरीत पर है, आंसर नहीं होगा। पी और क्यू विपरीत पर है, पी क्यू नहीं है साथियों, क्यू यू विपरीत पर है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या क्यू यू विपरीत पर है, मैं कहूंगा हाँ क्यू यू विपरीत पर है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का किस है। देखिए कुल्हाड़ी का काम होता है काटना किसी चीज को,
छलनी का काम होता है किसी चीज को छानना, तो इसलिए जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर देखना है साथियों और बताने कि यहां पर आखिर लॉजिक क्या लगा है, बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, 27 से 32 हुआ है, 32 से 42 हुआ है, 42 से 57 हुआ है, 57 से 77 हुआ है। अब आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है। देखिए 27 से 32 हुआ यानी कि 5 बढ़ाया गया है, 32 से 42 हुआ है 10 बढ़ाया गया है, 42 से 57 हुआ है कितना बढ़ाया गया है जरा बताइए, 15 बढ़ाया गया, और 57 से 70 हुआ है मेरे ख्याल से 20 बढ़ाया गया है। तो अब 77 में 25 बढ़ाया जाएगा, 77 और 25 कितना होता है, बस इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और 102 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपके सामने आपको 3 तो यहां पर कथन दिए गए हैं और आपको 2 यहां पर क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, कह रहे हैं कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कुछ ट्रॉली बैग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रॉली बैग, शॉर्ट में लिखा है ट्रॉली बैग हो गए। कह रहे कि कुछ ट्रॉली बैग क्या हो जाते हैं साथियों, बैकपैक हो जाते हैं। तो ये आपके बैकपैक हो जाते हैं, आप लोग समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ बैकपैक सूटकेस है, यानी कि कुछ जो बैकपैक हैं वो क्या है, वो साथियों सूटकेस हैं। ठीक है, अब सभी सूटकेस बैग हैं, क्या कहा जा रहा है, सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे साथियों, सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बिल्कुल। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहे हैं कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक, कहां लिखा हुआ ये, कम से कम कुछ बैकपैक, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, बिल्कुल सा। तो इतने बैकपैक जो है ना बैग हैं, ये बिल्कुल सही है। कहने के कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल कुछ बैग सूटकेस हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 और 2 आपका निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, यानी कि आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको क्या करें, जूम कर दे, देखिए साथियों। उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा क्लियर यहां पर दिख रहा होगा। देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये एक स्टार है, उसके बाद ये स्टार बन गया, उसके बाद ये बन गया, उसके बाद अब आपको बताने कि यहां पर कौन सा स्टार बन सकता है, आपसे इतनी सी बात पूछी जा रही। देखिए एक लकीर, एक लाइन, तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं, 1 सेकंड रुकिए, आप थोड़ा सा महीन कर लेता हूं। देखिए एक लाइन तो आपकी यहां पर बनी है और एक लाइन आपकी यहां पर बनी, एक लाइन आपकी यहां पर बनी और एक लाइन आपकी यहां पर बनी है, एक लाइन आपके साथियों यहां पर बनी है और एक आपकी यहां पर बनी। अब आपको बताने कि यहां पर जो स्टार आएगा उसमें लाइन कहां कहां पर बनी होगी, ठीक है ना। बस इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही। देखिए ये एक ऐसी लाइन बनी है ना, और उसके बाद फिर ये इधर हो गई, फिर ये इधर, यानी कि लाइन ऐसे चल रही है, पहले ऐसी चली ये वाली लाइन, उसके बाद ये ऐसी लाइन हो गई, फिर ये ऐसी हो गई। तो मैं कहूंगा साथियों कुछ करके ऐसी लाइन होगी अगले में। तो ऐसी लाइन यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक है ना। ये बाहर वाली, अब अंदर वाली लाइन देखिए, एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे हो गई, उसके बाद यानी देखिए एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो फिर कैसे हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा ऐसी लाइन कहां पर बनी है, ये वाली ऐसी लाइन यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर बनी है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये आपका लिखा हुआ EMPHASIS लिखा। अगर इसको दर्पण में देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए अगर बात करें, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे पहला वाला होता है वो सबसे अंत में चला जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए साथियों ए लिखा हुआ है, तो ए जैसा दर्पण में लिखा है वैसे लिखा है, लेकिन जब ऐसे बी लिखा हुआ है तो बी ऐसे नहीं लिखेगा, बी कुछ ऐसे करके साथियों बनेगा। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए एस ऐसे बनाए ना, तो एस आपका ऐसे बन जाएगा, आई आपका ऐसा ही रहेगा, एस फिर से आपका ऐसा बन जाएगा, ए जैसा वैसे ही रहेगा, एच जैसा वैसे ही रहेगा, पी की अगर बात करें मुंह बाएं तरफ हो जाएगा, एम जैसा वैसे रहेगा, ई का मुंह भी साथियों बाएं तरफ हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर है, मैं कह सकता हूं ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए आपका क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
इस सवाल की अगर बात करें, इसमें साथियों आपको क्या करना है, जैसे BACK को ZCAM बना दिया गया, उसी प्रकार REAR को क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए B से Z हुआ है तो मैं कह सकता हूं यहां पर माइनस हुआ है, और कितना माइनस हुआ है, यहां पर 2 माइनस हुआ है। अब ये A से कितना हुआ है, C हुआ है, यानी कि यहां पर +2 हुआ है। ये C से A हुआ है, कितना -2 हुआ है। K से M हुआ है साथियों, +2 हुआ है। तो क्या लफड़ा चल रहा है, -2 +2 -2 +2, तो यहां पर भी -2 होगा, -2 होगा तो P आ जाएगा, +2 होगा तो G आ जाएगा, -2 होगा कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से Y आ जाएगा, और +2 होगा कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो अगर यहां पर बात करते हैं PGYT कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। साथियों अभी हम लोग यहां पर मैथ के सवाल भी देखेंगे, ठीक है ना, पूरे 10 टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस को। तो अभी तो आपकी रीजनिंग चल रही है, ठीक है ना, अब मैथ चलेगी। चलिए यहां पर अगर बात करें, देखिए आपको बताने, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे भिन्न कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसमें एक लॉजिक लग रहा होगा, एक रूल लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा मैं कहूंगा जहां पर एक अलग रूल लग रहा होगा। तो इसकी अगर बात करें, देखिए M जो होता है वो 13 पर होता है, D 4 पर होता है, N 14 पर होता है, K 11 पर होता है। इसकी अगर बात करें, S 19 पर होता है, F 6 पर होता है, J 10 पर होता है, H 8 पर होता है। G की अगर बात करें तो 7 पर, B 2 पर, T 20 पर होता है, M 13 पर होता है। और यहां पर अगर बात करें J 10 पर होता है, L 12 पर होता है, O साथियों 15 पर होता है, और C आपका ये 3 पर होता है। ऐसा तो नहीं इसको साथियों जोड़ने पर हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो एक बार जोड़कर भी देख लेते हैं। 14 11 25 हो जाएगा, 25 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 आपका 32 हो जाएगा, और 10 42 हो जाएगा, तो यहां पर 42 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहीं समझ में आ गई। यहां पर अगर बात करें, इसको जोड़े 19 6 25 हो जाएगा, 25 35 हो जाएगा, ये आपका 43 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर यहां पर अगर बात करें 20 और 10 30 और 3 33 34 35 35 और 7 7 तो 42 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करें 25 तो 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये आपका कितना हो गया, देखिए 15 और 3 18 हो गया, 18 और आपका ये 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ये तो साथियों 40 के आसपास आ रहा है, 40 आ रहा है, 42 नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं साथियों ये क्यू है, अगर इसको क्यू हम कर दें, क्या इसको अगर हम क्यू कर दें तो 17 हो जाएगा, यानी कि फिर आपका 42 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो यहां पर रूल लगा है वही रूल यहां पर लगा है, वही रूल यहां पर लगा है, लेकिन ये वाला अलग हो जाएगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए 13 से 18 हुआ है, 18 से 14, 14 से 23, 23 से 7, फिर 32, फिर -4। तो अब आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 17 से 18 हुआ है तो यहां पर 1 बड़ा है, 18 से 14 हुआ है यहां पर 4 बड़ा है, 14 से साथियों 23 हुआ है, कितना बड़ा है मुझे बताइए, 9 बड़ा है, बिल्कुल 9 बड़ा है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें 23 से 7 हो गया तो यहां पर तो घट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां, अच्छा यहां पर बड़ा है, ठीक है ना, तो प्लस लगा दिया, यहां पर घटा है तो माइनस लगा दिया, यहां पर बड़ा है तो प्लस लगा दिया। अब यहां पर घटा है, और कितना साथियों घटा है, मैं कहूंगा 16 घटा है, ठीक है ना। अब यहां पर बड़ा है, कितना बड़ा है साथियों, मैं कह सकता हूं साथियों लगभग यहां पर 25 बड़ा है तो 25 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना घटा है साथियों, यहां पर जो घटा है वो 36 घटा है, क्योंकि प्लस का 32 तो घटेगा, ये -4 आ गया, तो फिर -4 और उसमें करना पड़ेगा, तो -36 घटा है। अब आप इसको देखकर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो यहां पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 49 यहां पर आ जाएगा प्लस का। तो -4 में जब आप 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, तो 45 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लस का 45 आएगा। तो जिनका आंसर यहां पर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए, कुछ नहीं साथियों लेटर सीरीज वाला आपका सवाल है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा।
एन एक्स है, उसके बाद एल जेड है, उसके बाद जे बी है। अब आपको बताने कि यहाँ पर दो लेटर कौन से आएंगे, उसके बाद डबल एफ आना चाहिए और फिर डी एच आना चाहिए। देखिए ये होता है 14 पर और ये होता है आपका 24 पर, ठीक है ना। ये 12 पर होता है, ये 26 पर होता है, जे 10 पर होता है, बी 2 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एफ 6 पर होता है, डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों कैसे क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये 14 से 12 हुआ है 2 घटा है, 12 से 10 हुआ है 2 घट, तो यहां पर 2 घटेगा साथियों, क्या आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, यानी कि यहां पर h आ जाएगा। और h कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। 24 से 26 हुआ है 2 बड़ा है, और फिर 26 z पर होता है, z के बाद a आ जाएगा, b यानी कि 2 बड़ा है, तो यहां पर 2 बढ़ाएंगे d आ जाएगा, यानी कि h d आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, यहाँ पर 20वें नंबर का सवाल है, लिखा हुआ एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत कितना है साथियों, 46 है। तो क्या कहा गया है, देखिए जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। सवाल एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। बाद में ये पाया गया कि 2 स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया है और एक स्थान पर 36 को 30 पढ़ा गया है। तो कक्षा के छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो मैं कह सकता हूं लाखों लाख बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप इस सवाल को पढ़ चुके हो, आपने कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो मेरा मानना है कि आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर जाओगे। और वो सवाल जो लाखों लाख बच्चे छोड़कर चले आते हैं या जो गलत कर देते हैं और आप उनको कर देते हो, तो ये समझ लीजिए आप उनसे बहुत आगे निकल जाते हो और आप उनको बहुत बुरी तरीके से पछाड़ देते हो। तो जो आगे निकलता सिलेक्शन उन्हीं का होता है। इतनी तो साथियों समझदार आप है। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 46 है, यानी कि कितने छात्र हैं। अगर 35 छात्र हैं और इन 35 छात्रों का कहा जा रहा है कि औसत कितना है, 46 है, तो अगर मैं कहूं साथियों इन 35 छात्रों के कुल अंकों का योग कितना होगा, तो इसके लिए हमें 46 की गुणा 35 से कराना होगी। क्या 46 की गुणा 35 से साथियों करा लीजिए, देख लीजिए 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक आपका 20 और 3 आपका 23 हो जाएगा, और 18 3 छंग 18 हो गया, 4 3 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, 0 आ गया, 11 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 35 छात्रों का जो कुल मिला के अंकों का योग बनता है, जोड़ बनता है, वो 1610 बनता है। अच्छा यहाँ पर अब पता हुआ क्या है साथियों, देखिए 1610 तो ये योगफल है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये पाया गया है कि 2 स्थानों पर ये पाया गया है। देखिए कि 23 को 33 पढ़ा गया था, यानी कि वास्तविक अंक जो था इसमें 23 जोड़ना था, लेकिन गलती से 33 जोड़ दिया, यानी कि 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो 10 माइनस करो, 10 एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, 10 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एक और स्थान पर 36 होना था, लेकिन उसको 30 पढ़ा गया, ठीक है ना, 36 होना था 30 पढ़ा गया, यानी कि 6 कम पढ़ा गया, उसको 6 कम जोड़ा गया, तो इसमें साथियों 6 आप लोग क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, 1606 हो जाएगा। तो अब योगफल कितना निकला है, 1606 निकला है। तो कह रहे कि छात्रों का अंकों का वास्तविक औसत क्या होगा, छात्र तो जितने थे उतने ही रहेंगे, 35 छात्र थे तो 35 छात्र ही रहेंगे। अब साथियों इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके साथियों इसको आपको एक तरीके से कट करना है और आंसर आपको यहाँ पर बतला देना है। चलिए अब इसकी अगर बात करें साथियों, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1606 की भाग साथियों किससे कराना है, 35 से कराना है। देखिए 35 दुना कितने हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना, और 70 हो जाएगा, और 35 दुना 70, 35 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 70 70 140, तो 35 चौक आपका कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें से कितना बचेगा, 20 बचेगा, 6 जो ये 6 था 6 उतर गया। अब इसको साथियों कैलकुलेट कीजिए, 35 दुना कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, 35 चौक कितना हो जाएगा, 35 पंजे कर लो, ठीक है, 35 पंजे की अगर बात करें, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 3 15 17, यानी कि 175 हो जाएगा, ठीक है, 175, ये क्या हो गया, 35 पंजे 175 हो गया आपको। और यहाँ पर आपका कितना बच रहा है साथियों, 1 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है। अब तो 35 साथियों बड़ा पड़ रहा है, तो अब एक काम करो, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना, और यहां पर साथियों 0 लगा लो। तो अब ये लगभग कितना एक तरीके से साथियों हो जाएगा, देख लेते एक बार, ये एक कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा जगह चाहिए ना, तो इसलिए इसको हटा दो,
इसलिए इसको क्या कर दो, इसलिए इसको साथियों हटा दो। अब अगर बात करें, देखिए 35 की 10 से कराएंगे तो 350 हो जाएगा। 35 की जरा साथियों किससे 8 से करा के देखो, 35 की 8 से करा के देखो, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 और साथियों ये 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें अगर जोड़ेंगे तो वो 315 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं, देखिए यहां पर लिख देता हूं 45.8, ठीक है ना। तो 35 अट्ठे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना बचेगा साथियों, 30 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं लगभग 45.8 आपका आंसर आना चाहिए। और 45.8 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर बी था, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों, देखिए रीजनिंग के आपने 10 सवाल देखे, अब मैथ के आप लोग 10 सवाल देखेंगे और इन 10 सवालों में देखिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक दुकानदार ने जीन्स के मूल्य को 1250 रुपए से घटाकर 1150 रुपए कर दिया, यानी कि जीन्स का मूल्य 1250 था, 1150 कर दिया, ठीक है ना। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी, देखिए उसने 100 कम किया, अरे भाई 1250 से 1150 किया, 100 कम किया, तो इसको छूट को प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्या आ जाएगा साथियों, 100 कम किया है, किससे कम किया, 1150 से थोड़ी ना, 1250 से कम किया, तो नीचे 1250 आएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और साथियों यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि उसने जो छूट दी है वो 8% की छूट दी है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ना, 22वें नंबर के सवाल की बात करते हैं, ये बहुत टॉप लेवल वाला क्वेश्चन है। ये वही वाला क्वेश्चन है साथियों जो लाखों लाख लोग साथियों एग्जाम में अपने छोड़कर भाग आते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा साथियों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत आसान भाषा में। कह रहे कि संख्याओं का औसत 58। अच्छा यहां पर एक चीज जोड़ लेंगे, 19, यहां पर किस चीज की कमी है, यहां पर जो कमी है ना साथियों वो 19 की कमी है, यानी कि 19 संख्याओं का औसत 58 है। तो भैया 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना बताया गया है, यहाँ पर 58 बताया गया है। एक सेकेंड, 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना बताया गया, 58 बताया गया है। तो कह रहे कि प्रथम 12 संख्याओं का जो औसत बनता है वो 63.6 बनता है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो बनता है वो 55.1 बनता है। कह रहे कि अगर आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत होगा। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और मेरा मानना है कि डिक्टो आपका ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो मैं कह सकता हूं कि 19 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना है। तो इसलिए हमें क्या कराना पड़ेगा, 58 की गुणा साथियों 19 से कराना पड़ेगी हमें। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 58 एकम 58 यहां पर आ जाएगा। ये क्या था, 2 था, 2 आ गया 10 का, और ये आपका 11 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 19 संख्याओं का जो कुल मिला के योगफल है वो 1102 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी तरफ साथियों बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि अब यहां पर साथियों क्या आना चाहिए, अब वो भी आप लोग देख लीजिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 63.6 है। तो मैं कह सकता हूं कि 12 संख्याओं का औसत जो बताया गया है, अब 19 संख्याओं में से ये 12वीं संख्या 12 संख्या है, ठीक है ना। कितना है, 63.6 है। तो एक काम करा लो, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि 12 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो 63.6 की गुणा 12 से करा लो, 6 दूना 12 आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, और एक आपका 7 आ जाएगा, 6 दूना 12 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 636 पूरा पूरा आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए साथियों, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि अगर हम बात करें 763.2 जो बनेगा, 763.2 जो बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका साथियों 12 संख्याओं का योगफल बनेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो 55.1 है। देखिए 19 संख्याएं तो ये हो गई, अब इसी 19 संख्याओं में जो शुरू की 12 संख्याएं हैं उनका योगफल इतना है 763.2, लेकिन जो अंतिम 8 संख्या है, अंतिम 8 संख्या है, इनका योगफल कितना बताया गया है, 55.1 बताया गया है। तो इनका अगर साथियों हम योगफल करने पर आए, थोड़ा सा हमें इरेजर की जगह की जरूरत पड़ेगी, तो इसको साथियों हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि अभी इसका साथियों कोई काम नहीं है।
ठीक है, अब हमें ये पता चला मालूम करना है कि 8 संख्याओं का एक तरीके से क्या बन सकता है योगफल। देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और आपका कितना हो जाएगा 4408 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका साथियों क्या आ जाएगा 4408 आ जाएगा, यानी कि 440.8 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 8 संख्याओं का। अब पता आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 1102 जो आया है ये पूरी किसकी संख्याओं का योग है, 19 संख्याओं का योग है, लेकिन ये 12 संख्याओं का योग और ये 8 संख्याओं का योग, अच्छा इनको जोड़ो तो 20 संख्याओं का योगफल आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो 20 संख्याओं का योगफल आप जरा ज्ञात करो, यानी कि 440.8 और 763.2 इनको जोड़ो, जरा जोड़ने का काम करो। ठीक है, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 10 आ गया, ठीक है ना, और 10 आ गया, ये आपका साथियों कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 1204। क्या मैं कह सकता हूं 1204 जो बनेगा ये 20 संख्याओं का योगफल बनेगा। अब ये है 1104, ये 19 संख्याओं का योगफल है, यानी कि मैं कह सकता हूं जो एक संख्या इसमें है जो एक्स्ट्रा बताई जा रही है वो कितनी है साथियों, वो 100 है। वो सॉरी 100 नहीं है, वो 102 है। वो कितनी है साथियों, वो यहां पर आपकी 102 हो जाएगी। चलिए वो आपकी 102 हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो वो 12वीं संख्या कौन सी हो गई, 102 12वीं संख्या होगी। अब सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं कि यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, यानी कि ये जो 1102 है ना इसमें से ये 12वीं संख्या निकाल दी जाए, 102 साथियों निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, तो कह रहे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा ये वाली संख्या निकालने के बाद कितना बचेगा, 1000 बचेगा। तो हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी साथियों, थोड़ी सी हमें यहाँ पर जगह चाहिए होगी, जगह हमें मिल गई है। तो ये अगर संख्या निकाल दे तो 1000 बचेगा, यानी कि आपसे पूछा, और संख्या भी तो एक कम हो गई ना, तो संख्या कितनी हो गई 18 हो गई, तो यहाँ पर साथियों एक तरीके से 18 आ जाएगा। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है साथियों कि अब इसका औसत निकालिए, इसको गुणा भाग करिए, इसको भाग आपको करना है। ठीक है ना, और कोई साथियों काम नहीं है। 18 कम 18, 18 पंजे कितना हो जाएगा साथियों 90 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 10 जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है ना, 90 हो जाएगा। ये काम करो, इसको साथियों 2 से पहले कट कर लो। क्या पहले इसको साथियों आप छोटा बना सकते हो, क्या इसको आप छोटा बना लो, ऐसा करो। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 1000 बटे 18, इसको 2 से कट करो, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब इसको देखो साथियों, देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 जाएगा 50 हो जाएगा, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 55 सही 5 बटे 9, ये तो साथियों औसत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये औसत हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए। कह रहे हैं कि किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 5:4 है। यानी कि अगर साथियों कॉपर मान लेते हैं 5 है तो जिंक कितनी होगी, जिंक 4 होगी। क्या कहना है साथियों, कह रहे ये अनुपात करने के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा होना चाहिए। जिंक क्या है, ये है, यानी कि जिंक 4 यहां पर दिखाई गई, लेकिन जिंक असल में है कितनी 20 है। तो कह रहे हैं साथियों क्या, तो कॉपर कितनी होगी, क्या कॉपर कितनी होगी। अरे भाई देखिए ये 4:5 है ना, इसको ये बनाने के लिए साथियों किससे गुणा की गई है, 5 से गुणा की गई है। तो इस 5 को कॉपर बनाने के लिए भी किससे गुणा की जाएगी, 5 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी, 25 केजी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर क्या है, इनमें से समीकरण में x का मान आपसे पूछा जा रहा है, 45% ऑफ 360 ऐसे करके लिखा है। देखिए 45% लिखा है, इसका मतलब होता है 45/100। ऑफ लिखा हुआ इसका मतलब होता है गुणा, 360 लिखा हुआ है 360 लिख दीजिए, 30% लिखा है यानी कि 30/100 हो जाएगा। ऑफ लिखा है गुणा लिख दीजिए, 400 लिखा है 400 लिख दीजिए, बराबर लिखा है बराबर लिख दीजिए, 25% लिखा है तो साथियों 25/100 हो गया, और ऑफ लिखा है तो गुणा x लिखा है तो x लिख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। अब देखिए इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 2 से ये कट होगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा।
उसके बाद अगर बात करें 18 नीम कितना होता है साथियों 162 होता है, प्लस इसको देखिए इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से साथियों ये जीरो, 40 तिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि अब x की गुणा 1 से होगी तो x बटे यहाँ पर 4 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अच्छा इसको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, 0 2 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो x है ना, देखिए अगला स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूं। अब इस 4 की गुणा इससे हो जाएगी तो 282 की गुणा जरा 4 से करके बताइए। 282 की गुणा 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है ना, और 4 दूना 8 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि 1128 क्या आ गया, ये साथियों x की वैल्यू आ गई और x का ही तो मान आपसे पूछा गया था। तो 1128 जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। कहने कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो कहने के लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए मान लीजिए एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य, उस वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100% था और कहने के वास्तविक मूल्य 100% था, कहने के वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ा के रखता है, तो हमने इससे 30% बढ़ा के रख लिया, 130 कर लिया। तो कहने के बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, बढ़ाकर अंकित कर लिया। कहने के 10% की छूट भी देता है, तो जब 130 पर 10% की आप छूट दोगे, यानी कि उसको 90% में आप बेचोगे, ठीक है ना। तो कहने के लाभ प्रतिशत कितना होगा। अरे भाई लाया तो 100 में था, अब यहां पर देखते हैं कितने बिकेगा। 0 से साथियों 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 नीमा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि लाया तो 100 में था, लेकिन उसने 10% छूट देने के बाद बेचा कितना है 117 में बेचा है, लेकिन 30% बढ़ा भी दिया है। तो मैं कहूंगा साफ साफ उसको यहां पर 17% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो 17% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। कह रहे कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। देखिए अब मान लीजिए एक नदी है जो जिसका पानी बिल्कुल शांत है, ना पानी इधर की तरफ जा रहा है ना पानी इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि बिल्कुल शांत पानी पड़ा हुआ है और उसमें मान लीजिए नाव चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है नाव, जो चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। आप सपोज दैट मान लीजिए कि जो धारा का, यानी कि जो पानी के ऊपर जो धारा है ना, धारा का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं कहूंगा नाव की चाल पता कितनी हो जाएगी। अरे भाई 10 तो ये अपनी स्पीड से चल रही थी, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का बहाव है, तो इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सपोज दैट ये मानिए आप कि 10 किलोमीटर नाव की चाल है, लेकिन अब जो धारा की चाल है अब इस तरफ ना चल के अब धारा की चाल इस तरफ चल रही है, 2 किलोमीटर है, तो साथियों ये माइनस हो जाएगा, यानी कि तब जो नाव की चाल रहेगी तो कितनी रहेगी साथियों 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट साथियों अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यानी कि 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है, हमें प्रति घंटा निकालना होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में साथियों देखिए धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में, ठीक है, तो 12.5 नहीं आ जाएगा, 25 तो 2 घंटे में चलता है, ठीक है। धारा के साथ क्या, धारा के साथ जो चाल है यहां पर, क्या धारा के साथ जो यहां पर चाल है वो कितनी है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद कहने के धारा की विपरीत दिशा में वो समान समय में 19 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। समान समय यानी कि 2 घंटे में जब 19 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा साथियों 9.5 चलेगा, यानी कि धारा के विपरीत यहां पर कहा गया, धारा के विपरीत चाल क्या है, धारा के विपरीत उसकी जो चाल है वो कितनी है साथियों, वो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पता इस अब कह रहे कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल पता क्या होगी साथियों, धारा की चाल कैसे निकालेंगे, धारा के साथ चाल, धारा के विपरीत चाल, इन दोनों को घटा दो और भाग 2 कर दो, ठीक है ना, आपको धारा की चाल पता चल जाएगी। ये कंडीशन होती है, तो 12.5 माइनस 9.5 भाग 2 कर दो, आपको धारा की चाल मालूम पड़ जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों 3/2 आ जाएगा, इसको करेंगे 1.5 आ जाएगा, यानी कि धारा की चाल जो होगी साथियों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे भरा जाता है, यानी कि एक टैंक पर साथियों कितने पाइप लगे हैं? 3 पाइप लगे हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, और ये तीनों अगर मिलकर टैंक को भरते हैं तो 3 घंटे का समय लगता है। कह रहे हैं कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो कह रहे हैं कि बी और सी पाइप अगर इस टैंक को भरते हैं तो कितने घंटे में भरेंगे? देखिए यहाँ पर 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। कहा जा रहा है कि पाइप ए जो है ना ये पाइप सी से 6 गुना तेज है। अगर मान लेते साथियों ये 1 लीटर पानी भरता है, ये 1 लीटर ये 1x पानी भरता है तो ये 6x पानी भरेगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि साथियों पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। कौन? पाइप ए। पाइप ए जो है ना ये पाइप सी से तो 6 गुना तेज है, लेकिन कह रहे हैं कि पाइप ए जो है ये बी से 2 गुना तेज है, तो बी से साथियों बी से 2 गुना तेज है, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों 3x ही तो आएगा, बिल्कुल 3x आएगा। b से 2 गुना तेज है और c से 6 गुना तेज है। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए 6 अनुपात क्या निकल गया आपका? 6 अनुपात 3 अनुपात 1 निकल गया, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी इसको हम लोग कह सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कहा गया है कि पाइप ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, पाइप बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, पाइप सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो ये तीनों 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे? 10 लीटर पानी भरेंगे। अरे भाई 6 3 1 10 लीटर पानी भरेंगे। अच्छा 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं और ये तीनों पूरा पाइप जो भर देते हैं वो 3 घंटे में भर देते हैं। जब 1 घंटे में 10 काम हो रहा है, 10 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 लीटर पानी भरा जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उस टैंक में जो पानी आएगा वो टोटल कितना पानी आएगा? वो 30 लीटर पानी आएगा। अब यहां पर पूछा आपसे ये जा रहा था कि पाइप बी और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप बी भरेगा 3 लीटर 1 घंटे में, ये भरेगा 1 लीटर, यानी कि पाइप ये दोनों साथियों 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे और टोटल पानी है कितना? 30। तो मुझे बताइए कितने समय इन दोनों को पाइप भरने में लगेगा? तो इसको साथियों अगर कट करे 2 से कट करे 2 दूना 4 आ गया, इसको कट करे 15 आ गया, इसको कट करे तो साथियों 7.5 आपका आ जाएगा। 7.5 घंटे में साथियों भरेंगे अगर बी और सी भरेंगे। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम संख्या सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 से अभाज्य यानी कि 3 से ना कटने वाली संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, और सम संख्या होनी चाहिए। तो 3 से जो नहीं कटती है वो साथियों 2 है, ठीक है, और ये सम संख्या भी हो और 3 से अभाज्य संख्या भी हो। 4 है वो 3 से नहीं कटती और सम संख्या है। 8 है 3 से नहीं कटती, सम संख्या। 10 है 3 से नहीं कटती, सम संख्या। उसी प्रकार 14 है, उसी प्रकार 16 है, उसी प्रकार 20 है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 संख्या बोली हैं। तो एक और ले लेंगे साथियों, 21 तो नहीं लेंगे, 22 ले लेंगे। तो अब इनको साथियों टोटल कराइए, 8 संख्या, 8 से इनको भाग कीजिए, ये आपका औसत निकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इनकी अगर बात करें साथियों, जब हम इनका टोटल कराते हैं तो कितना आता है? 96 आता है, बटे 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि 12 इनका क्या होगा? 12 इनका औसत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यदि a अनुपात b 9 अनुपात 7 है, यानी कि जहां पर a लिखा हो 9 लगा देना, जहां पर b लिखा हो 7 लिख देना। तो कहने कि 11 क्या साथियों? 11a और यहां पर एक तरीके से माइनस है मेरे हिसाब से, 11a माइनस 9b। क्या साथियों? 11a माइनस 9b ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। और अनुपात 2a प्लस 3h। तो इसकी अगर बात करें 11a कितना हो जाएगा? ये तो 99 हो जाएगा, 11a 99, और माइनस 9b कितना हो जाएगा? 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 3 आपका 63 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें 2a कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 3h कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए साथियों, कितना? 9 आ गया और ये आपका 39 हो गया। और इसकी अगर बात करें कितना बचेगा, इसमें से 63 घटाएं तो कितना बचेगा? ये 6 हो जाएगा आपका। और यहां पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 36 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसको अगर कर 3 एकम 3, 3 दूना 6, अच्छा ये गुणा थोड़ी, नहीं तो अनुपात है, बीच में लिखा हुआ देखिए ये अनुपात है, तो ये अनुपात आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? अनुपात आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर भी अनुपात है क्योंकि ये भी तो अनुपात है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि दोनों का अनुपात जो आएगा वो 12 अनुपात 13 आएगा। 12 अनुपात 13 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो इस क्लास में साथियों आपने सब कुछ देखा, जो जो विषय आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपने सब कुछ देखा। तो अगर आप वाकई में एग्जाम को पास करना चाहते हैं साथियों, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिएगा। एग्जाम से पहले पहले अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालते हैं, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं, तो मेरा मानना है कि साथियों हर एक सब्जेक्ट का हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उस ग्रुप को भी आप लोग साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास का लिंक उसमें डाल दिया जाता है। तो एग्जाम तक अगर आप वादा करते हैं कि हर एक क्लास आप लेते हैं, तो एग्जाम की मैं आपको गारंटी देता हूं कि नंबर आपका जरूर आएगा, यानी कि फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर जरूर होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।